So today we are going to start the concept of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor होता क्या है, किस तरह से काम करता है? तो प्रिंसिपल हम पहले समझ चुके थे कि अगर किसी अर्थ कंडक्टर को किसी मेटेलिक चार्ज प्लेट के पास में रख दिया जाए तो कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे को कैपेसिटर बोलते हैं, जिसके बीच में जो स्मॉल डिस्टेंसेस के बीच में मीडियम कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड मीडियम होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस नेगेटिव चार्ज बच जाता है तो ये इसकी नेट पोटेंशियल को कम कर देता है, जिससे नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन, तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, draw its construction principle and working, write down its construction principle and working, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल तो वही है जो हम पहले बता चुके हैं कि जब भी किसी अर्थ कंडक्टर को पास में लेकर के आया जाएगा चार्ज कंडक्टर प्लेट के वन के, तो उसका पोटेंशियल कंसिडरेबली अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, दैट्स व्हाई नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर के बारे में पूछा जाए, दिस इज द प्रिंसिपल। Now, what is parallel plate capacitor construction? Parallel plate capacitor consists of two metallic plates having same cross-sectional area, या same area A. Let's suppose it is A. आप direct लिख सकते हो, ऐसे wording में पहले ऐसे लिख देंगे कि let two metallic plates having same area are placed very close to each other. One of the plate has been provided a charge and another plate is being earthed, so that it will form the system of a capacitor. Now, afterwards, let's discuss about its explanation. तो ये हो गई। And let's suppose Q is the charge of capacitor. Sigma is uniform surface charge density, प्लस माइनस लिखने का मतलब है प्लस वाली प्लेट के लिए प्लस सिग्मा, माइनस वाले के लिए माइनस सिग्मा। ठीक है, आप इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी बोल सकते हो, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगी। सिग्मा 1 का आंसर आएगा, है ना, सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, जिसका आंसर क्या आएगा माइनस क्यू बाय ए, और प्लस सिग्मा 1 का आंसर आएगा प्लस का क्यू बाय ए, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे मैंने इसको कंबाइंडली लिख दिया, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, लेट क्यू इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर प्लस माइनस सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट्स रेस्पेक्टिवली, यानी या तो प्लस क्यू बाय ए सिग्मा 1 हो जाएगा और माइनस क्यू बाय ए सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करें कि किस तरह से इसकी कैपेसिटेंस कंसीडर की जाएगी और किस तरह से इसकी कैपेसिटेंस फाइंड की जाएगी। तो उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन क्या दी कि हम कंसीडर कर रहे हैं ये टू प्लेट्स, और इसको बोल दिया कि यहाँ पर है ये प्लस प्लस प्लस, है ना, और द चार्ज इज बीइंग स्प्रेडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस, इनर सरफेस। ठीक, अब इसके अंदर आप अर्थ करो ना करो, अब ये सिंपल सिस्टम हो चुका है आपके लिए। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे कि लेट्स सपोज वी कंसीडर द 3 पॉइंट्स A, B and C, and at all these 3 points we need to check the capacitance. कैपेसिटेंस चेक करने से पहले वी हैव टू चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। अगर सिग्मा दे रखा है तो इस पर चार्ज है Q, इस पर है माइनस Q, इसका एरिया है A, इसका भी एरिया है A, है ना। A is representing what? Area of cross section of both the plates. This plate 1 फिर से लिख देता हूं, and this is plate 2. Now जब A पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस प्लेट 1 के कारण, ड्यू टू द प्लेट 1, the electric field's direction even should be away. हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव के कारण हमेशा किधर होती है, अवे साइड में। जहां पे भी पॉजिटिव है उससे अवे, खुद की तरफ कभी भी नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, ऑलवेज रिमेंबर। और नेगेटिव जहां पे भी हो वो उस पॉइंट को अपनी तरफ, यानी कि उससे अपनी तरफ लाइंस को खींच लेगा। दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लेट 2 शुड बी E2। सिमिलरली पहले सी पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं और फिर डी पर चेक करेंगे। पहले तो ये देखें कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ ही रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, बहुत सी कुछ अगर आप हायर लेवल की बुक तो देखोगे, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, फिर भी आपने कभी किसी ने पढ़ रखा हो तो बता देता हूँ उसके लिए
कि ये जो प्लेट्स हैं इन पर चार्ज हर जगह पे है ना, लास्ट एंड टू एंड, एजेस टू एजेस। तो ये जो स्टार्ट होंगी यहाँ से, तो ये जो किनारे से टकराएंगी, किनारे से टकरा करके इनका बैंड हो जाना, है ना, बैंड हो जाना, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या फ्रिंजिंग ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम उस चीज की चर्चा नहीं कर रहे हैं, दैट इज मतलब एक केवल एक छोटी मोटी लाइन है जो कुछ बुक्स में लिखी हुई होती है कि हाँ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किनारों से टकरा करके बैंड हो जाती है, जैसे वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट होता है उस तरीके से। अभी दैट इज नॉट माय मोटिव, तो फिर भी इसलिए बता दिया कि कोई कंफ्यूज ना हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। E1 वेक्टर इधर आ गया, E2 वेक्टर इधर आ गया, बिकॉज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर। सिमिलरली सी पॉइंट पर प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चेक करना है। तो अगर मैं पहले पॉजिटिव वाली प्लेट 1 के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको भी मैं एक तरह से क्या बोल दूंगा, सी पॉइंट के लिए E1, तो सी पॉइंट के लिए E1 की डायरेक्शन प्लस जहां पे भी होगा उससे अवे, जिस पॉइंट पर देख रहे हो उससे अवे की तरफ। तो ये प्लस से यहाँ पे, इसका मतलब आपको क्या, फिर से वापस बता देता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हो आप, उस पॉइंट पर माइंड के अंदर सोच लो कि प्लस क्यू नॉट पड़ा हुआ है, द प्लस क्यू नॉट इज देयर। एक वर्चुअल चार्ज एज्यूम कर लो कि यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट होता तो क्या होता, ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। तो आपने क्यू नॉट कंसीडर कर लिया, तो प्लस के कारण, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू हो गया, करेगा रिपेल करेगा, डायरेक्शन किधर आ गई, इधर आ गई, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसका मतलब due to the plate 1 the direction of electric field should be away from it in this direction horizontally, एक तरह से प्लस आई कैप इसको मान लो, इसको माइनस आई कैप मान लो। और माइनस के कारण तो माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या कर रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता, अपनी तरफ बुला रहा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ होती, नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर मैं पूछूं इस रीजन के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर, इस रीजन को अगर मैं बोल दूं रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, थर्ड रीजन इस बाहर की तरफ, यानी कि आउटसाइड रीजन्स, ठीक है, रीजन 1 एंड रीजन 3 आर आउटसाइड रीजन ऑफ द प्लेट्स। तो हर तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, आप रीजन से समझ लो, पॉइंट से समझ लो, लेफ्ट राइट से समझ लो, व्हाटएवर यू वांट, आई गेस यू हैव गॉट इट द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर बस ये चेक करना है कि हाउ मच इज शट। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट फॉर रीजन 1, फॉर रीजन 1 E total should be is equals to E1 vector reason 1 at point A, at any random point A, ताकि आपको ये भी हो जाएगा रीजन 1 कौन सा है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और एक पैरेलल प्लेट पैरेलल शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा प्लस वाले के कारण, यहाँ पर ये है प्लस सिग्मा, सिग्मा 1, और ये है माइनस सिग्मा, तो इसके कारण आएगा प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये प्लस किसका, फॉर्मूले का प्लस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियरली दोनों वेक्टर अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का एरिया सेम है, चार्ज सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा सेम आएगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक पॉइंट पर कैंसिल कर देंगे, हो भी रहे हैं जीरो। तो ई टोटल एट पॉइंट ए, है ना, तो ई ए लिख देता हूं सिंपली इसको, ई ए विल बी जीरो, ई टोटल ही लिखते हैं यार, ई टोटल एट ए। सिमिलरली फॉर रीजन, पहले 3 के लिए लिखते हैं फिर 2 पे आएंगे, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी ई टोटल एट पॉइंट सी, अगेन इट शुड बी E1 प्लस E2, सी के लिए आप चाहो तो यहां पर भी ए उस तरीके से काम कर सकते हो, बस समझ में आना चाहिए, इतनी सारी चीजें लिखने के बाद कंफ्यूजन नहीं बचता। E1 का आंसर फिर से ध्यान से देखूं तो E1 तो प्लेट 1 के कारण है, जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो फिर से आंसर प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जीरो,
that means again E total in the outside region of the plates are 0. तो फर्स्ट और सेकंड प्लेट का कंफ्यूजन निकल गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0. ओके, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल हर जगह पे कांस्टेंट होगा, और अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल E 0 का मतलब हम क्या बोलते हैं, V कांस्टेंट. और अगर V कांस्टेंट है तो ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वो जो V हम फॉर्मूले में काम में ले रहे हैं, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V, तो वो V ये वाला V नहीं है कि V कांस्टेंट, वो V कांस्टेंट हुआ सिंगल मतलब हर पॉइंट पर, जबकि जो उसमें है वो है पोटेंशियल डिफरेंस. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V में V, व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, या कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा है, हर जगह अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो C इनफाइनाइट चला गया, इसका मतलब कोई यूज ही नहीं है इसका भी. आप बाहर थोड़ी चार्ज स्टोर करने वाले, ठीक, सिस्टम के अंदर रहेगा. E चला गया 0. ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट. फॉर रीजन 2, फॉर रीजन 2 यानी कि एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी की बात करते हैं. तो पॉइंट बी है बीच में, तो बी पर अज्यूम करके रखो प्लस क्यू नॉट. तो प्लस क्यू नॉट पे ये जो प्लस है इधर की तरफ धक्का लगाएगा तो इस पर आएगा E1 इधर, और माइनस वाला भी इस पर अपनी तरफ भी इस पर खींच रहा होगा, यानी कि E1 और E2 बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन. E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. तो E total at point B should be E1 vector plus E2 vector. अगर किसी एक डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान रखा है, आपने इसको पॉजिटिव मान रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसी को पॉजिटिव ले रहे हो प्लस आई के, तो आप सिंपली प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो प्लस की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन हमने पॉजिटिव यहाँ प्लस क्यू के कारण ले ली. और प्लस E2 इसको लिखोगे क्या, ध्यान से अब इसलिए समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से देखना. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ. तो ये भी क्या होगा, जिनको समझ में नहीं आया फिर से, प्लस डायरेक्शन शो कर रहा है, यहां पर भी प्लस और माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है. फिर से इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला था, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज अपोजिट. मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज अपोजिट, इसलिए कैंसिल किया था. तो ये प्लस और ये माइनस लिखने का मतलब है कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन. आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, किसी को अगर कोई डाउट आ जाए कि सर ऐसे कैसे लिख रहे हो, तो ये ऐसे लिख दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का ही क्या समझने के लिए, और इसको लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी तो लिखनी है, तो डायरेक्शन अभी भी तो प्लस आई कैप ही आएगी माइनस क्यू के कारण. माइनस क्यू इधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन किधर आई, माइनस आई कैप. इसका मतलब दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन हाफ फुल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ई टोटल बी, तो ये चीज इसमें समझनी होती है भाई. तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्लियरली बोला था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसका मतलब इट इज नॉट 0. ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1. अभी यहां तक कितनों को अच्छे से क्लियर हो चुका है. तो देखिए अब ये इतना हम कर ही चुके हैं, अब इसको मैं रब कर देता हूँ. अब हमने इतना पता चल गया कि हमारा जो भी अब कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो सेकंड रीजन के कारण निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा. और इलेक्ट्रिक डायग्राम से भी हमें समझ में आ रहा था कि डायग्राम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग ओनली इनसाइड इट. बाहर तो हम ये बोल सक रहे थे कि सर हो सकता है कि इसके कारण ये आ तो रही थी, ये देखो ना, और ये भी तो कुछ कर रहा था, तो क्या होता, तो वो होता क्या वो हमने करके दिखा दिया, और इससे पता चल गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो चुका है. इसका मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाई नहीं कर रहा है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ओके. तो नाउ हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली.
तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी बोल रहे? अच्छा उसमें मैं शायद भूल गया था आपको डिस्टेंस लिखाना, शायद लैंग्वेज में तो लिखा दिया मैंने d, आपको लेट के अंदर है ना नीचे d लिख लेना, d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स, है ये वाली डिस्टेंस, दिस इज द d. सो नाउ v इज इक्वल टू क्या होता है? ed मैग्नीट्यूड वाइज, v इज इक्वल टू ed. मैं मैग्नीट्यूड वाइज क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरा एम है कैपेसिटेंस निकालना. कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर. तो स्केलर के अंदर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है. तो यहां पर मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं. तो v इज इक्वल टू ed. e की वैल्यू आ गई है हमारे पास यहां पर. नाउ इन द रीजन 2, यानी कि इनसाइड रीजन है, इनसाइड E की वैल्यू आएगी हर जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो गई थी इक्वेशन नंबर 3. एंड सिंस मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा कितना होता है? Q बाय A. तो बताओ Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा है. Therefore capacitance, by definition of capacitance, C is equals to Q by D. Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A, V की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. D चला गया ऊपर, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D. D से D कैंसिल हो गया, और सॉरी A से A कैंसिल हो गया. C is equals to क्या बच गया? कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या यार? V की वैल्यू वहाँ पे सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा, मैंने वही कहा यार मैं कि कहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी. सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन, अरे यार सॉरी, सिग्मा A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, सिग्मा A सिग्मा D इंटू एप्सिलॉन नॉट. क्या किससे क्या कैंसिल हो गया? सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया. C is equals to एप्सिलॉन नॉट A by D. This is the capacitance of the parallel plate. तो इसी को आप क्या लिखोगे? This is the required expression of parallel plate capacitor. ठीक है? This is the required expression of parallel plate capacitor. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? Write down the construction principle and working of parallel plate capacitor and hence derive the expression for it. So आपको यहां तक सब कुछ करना है. C is equal to epsilon naught A upon D will be the answer. Where A is the, और इसलिए ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी पड़ती है कि what is A. A दोनों का एरिया इसलिए हमने सेम ले रखा है कि A is the area of metallic plate for both of them, है ना. और D is the distance between them. तो इसका मतलब does C depend on various factors, और अगर वो डिपेंड कर रहे हैं various factors पे, तो what are the various factors on which the capacitance of the parallel capacitor depends? So clearly C is equals to epsilon naught A by D. This is the formula. मतलब अभी ये रट के भी रखना है, कैसे आता है वो मैंने बता ही दिया. 3, 4, 5, 5. Therefore, C is directly proportional to A. जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस. सोचने में आता भी है, ज्यादा एरिया होगा, एक छोटा एरिया, उस पर कम चार्ज स्टोर होगा, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा. एंड सेकेंड, C is inversely proportional to D. ज्यादा डिस्टेंस तो C कम, यानी यहाँ पे लिख दो, चलो यही लिख दो. That is, if D more, D increases, C decreases. D decreases, C increases. यानी कि डिस्टेंस अगर ज्यादा दूर कर दोगे आप,
दोनों प्लेट्स की, तो डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगी, तो इसलिए हम स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं और एरिया इसलिए बड़ा रखते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर, क्या सी एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट आ गया तब तो एप्सिलॉन एम भी आ जाएगा, इसका मतलब सी इज डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अब आपको सोच लो एक फॉर्मूला, हालांकि उसको बाद में करवाते हैं, लेकिन अभी बता दो मेरे को यहाँ पे क्लियरली, अगर मैं बोलूं कि इफ द मीडियम इज if the system is kept, yeah, if the insulating medium is having the electric permittivity epsilon m, then what should be the answer? Can you tell me quickly? तो देखिए भाई जल्दी से, रिलेशन होता है मोर एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r को ही बोला था मैंने उस टाइम पे k बोलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं कि यही इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, तो बुक्स में सिर्फ k की टर्म्स में चल रहा है, अभी मैं एप्सिलॉन r की टर्म्स में बता रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करोगे अगर किसी मीडियम के अंदर रख रखा है तो मीडियम अगर m हो जाएगा तो एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट a बाय d। जल्दी से मेरे को पहले ये बताओ चलो कि ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ये होगा मेरा। जो ये नई सी डैश आएगी वो पहले वाली सी नोट का कितने टाइम्स हो जाएगा? k टाइम्स हो जाएगा या 1/k टाइम्स हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ। तो क्या हो गया सर? 1/k 1/k 1/k, ठीक। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पहले जो ये आप लोगों ने आंसर दिया था कि ये ठीक है कि नहीं। तो यार जब अगर मैं इसको किसी मीडियम एप्सिलॉन m, मीडियम m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीडियम अगर मेरा एयर है तो भी तो मैं m की जगह एप्सिलॉन नॉट रखता हूँ। तो जब अगर मीडियम m बोल रहे हैं तो नया तो होना चाहिए एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन a अपॉन d। इसमें एप्सिलॉन r की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने इसलिए भी कहा था कि सिर्फ गिवन यही है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि ये कितना हो गया, तो फिर अब रिलेशन आप लगा दोगे ना मोर का, ठीक। तो c डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप रखोगे ये k, और ये हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r a बाय d। एप्सिलॉन r को k बोलते हैं, तो k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो क्या हो गई? c डैश इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ c, ये वाली तो है c। तो ध्यान रखना है भाई, जो काम हम कर रहे हैं वो जनरल मीडियम हमारा था कौन सा? एयर के लिए आ रहा था एप्सिलॉन नॉट। तो इन जनरल कोई सा भी मीडियम लूंगा तो उस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आंसर आता? एप्सिलॉन m आता है। कैसे आता? फिर अगर किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो समझ लो, यहां पे अगर बोलो मैं शुरू से ही मीडियम m रखता एप्सिलॉन m, तो बताओ इसमें आंसर क्या लिखता मैं? खुद बताओ, यहां सब जगह में आंसर क्या दे रहा होता? ये भी समझ में नहीं आया तो बताओ fm क्या होता है? fm फोर्स, फोर्स इन मीडियम, बोलो क्या होता है? एप्सिलॉन की टर्म्स में बोलो आंसर जल्दी से। अरे यार सब भूल गए तुम तो।